मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ कैमूर में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने यह चर्चा की थी इस चैप्टर के, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे और किन परिस्थितियों में कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी के विधान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, अंशधारियों के हितों एवं अधिकारों में परिवर्तन या ऋण पत्रधारियों एवं लेनदारों के हितों एवं अधिकारों में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए ही रिकंस्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसको कैसे रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है यह हम लोगों ने पिछले क्लास में जान लिया है। और हमने यह भी देखा कि रिकंस्ट्रक्शन दो प्रकार है उसका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंट के विद्यार्थी को सिर्फ थियरी से काम नहीं चलता, बल्कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देना होता है। तो ऐसी स्थिति में आज हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीज्योर की चर्चा करेंगे, अर्थात लेखांकन प्रक्रिया क्या है, किस तरह से लेखांकन करेंगे यदि रिकंस्ट्रक्शन को अपनाया जाता है। तो आज यही हम लोगों की चर्चा का विषय होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यह बीकॉम पार्ट 2 के ऑनर्स पेपर 4 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, उसी में इसकी चर्चा है। तो कहा जाता है कि पूंजी पुनर्गठन के उद्देश्य से एक नया खाता खोला जाता है, जिसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कहा जाता है। इस खाते में सभी पक्षों द्वारा त्यागी गई राशियों को क्रेडिट किया जाता है तथा एकत्रित हानियों, बनावटी संपत्तियों और संपत्तियों के अधिमूल्यांकनों को समाप्त किया जाता है, अर्थात उसको एक नए रूप में लाया जाता है। इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री की जाती है। तो आज हम लोग इस जर्नल एंट्री को ही देखेंगे कि किन परिस्थितियों में कौन सी जर्नल एंट्री की जाएगी। तो इसमें सबसे पहला है कि जब अंशों के मूल्य को घटा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन की एक प्रक्रिया है कि अंशों के मूल्य को कम करना। तो जब अंशों के मूल्य घटा दिए जाते हैं तो वैसी स्थिति में हमारी एंट्री होती है कि शेयर कैपिटल ओल्ड, अर्थात जो पहले का, जो पुराना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो ओल्ड होता है, ओल्ड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल न्यू अकाउंट, और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री है। शेयर कैपिटल ओल्ड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल न्यू अकाउंट
और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, या इसके विकल्प के रूप में हम दूसरे एंट्री कर सकते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब इसमें सिर्फ कमी की राशि लिखेंगे, उसमें तो नए वाले और कमी को एक साथ लिखेंगे और ओल्ड वाले को हम डेबिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करेंगे कमी की राशि। हमारी दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर के लिए, डिबेंचर अकाउंट दिया है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिबेंचर अकाउंट दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यह त्याग की राशि है, जो त्याग की राशि होगी डिबेंचर की और सन्ड्री क्रेडिटर की, उसको लिखेंगे, उसको डेबिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है कि जब पुराने ऋण पत्रों के बदले नए ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, मतलब नए डिबेंचर, पुराने को खत्म करके और नए डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारी एंट्री होगी कि डिबेंचर अकाउंट, ओल्ड जो डिबेंचर रहेगा उसको डिबेंचर ओल्ड अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट न्यू और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब हमारा जो डेबिट होगा वो पुराने ऋण पत्रों की प्राप्ति से और जो राशि होगी पुराने ऋण पत्रों की उससे, और क्रेडिट जो डिबेंचर होगा वो होगा नए ऋण पत्र से, और जो दोनों के अंतर की राशि होगी उससे रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करते हैं। उपरोक्त प्रविष्टियों का यह प्रभाव होता है कि पुनर्निर्माण खाते की क्रेडिट में एक राशि आ जाती है। इस राशि का उपयोग संचित हानियों को अपलिखित करने में किया जाता है। ये तो हो गया हमारा तीसरा एंट्री। अब चौथी एंट्री होगी कि जब व्यापार की संचित हानियों और संपत्तियों के मूल्य में कमी की जाती है। तो हमारी एंट्री होगी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट दिया, अपलिखित राशियों के योग को इसमें लिखेंगे और अपलिखित राशि जो होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। हमारी एंट्री है कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू गुडविल अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, टू ट्रेडमार्क अकाउंट, टू पेटेंट अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट और टू इन्वेंटरीज अकाउंट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। अर्थात जितनी सारी हमारी संपत्तियां होंगी उन संपत्तियों को हम क्रेडिट कर देंगे और रिकंस्ट्रक्शन को की जो अपलिखित राशि होगी उसके योग को जो हम डेबिट कर देंगे। इसके लिए अब हमारी पांचवी एंट्री होगी कि जब पूर्वाधिकार अंशधारियों द्वारा बकाया पूर्वाधिकार लाभांश छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे भी पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं जिनका कुछ बकाया होता है लाभांश के रूप में, और उसे यदि वे छोड़ देते हैं तो वैसी परिस्थिति में हमारी एंट्री होगी कि अनपेड प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट दिया, अनपेड प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। छठी एंट्री है कि जब लेनदारों द्वारा दायित्व को छोड़ दिया जाता है,
पांचवी एंट्री हमारी थी कि जब पूर्वाधिकार अंशधारियों द्वारा बकाया पूर्वाधिकार लाभांश छोड़ दिया जाता है तब। और छठा जो कंडीशन है वह है कि जब लेनदारों द्वारा दायित्व को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लायबिलिटी या क्रेडिटर या जो भी दायित्व रहेंगे जो लेनदारों ने छोड़ दिया है, तो उसको हम डेबिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सातवां एंट्री हमारा है कि जब ऋण पत्रधारियों द्वारा दायित्वों को पुनर्निर्माण के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों द्वारा छोड़े हुए लाभांश की चर्चा हम लोग किए, उसके लिए एंट्री किए। उसके बाद लेनदारों द्वारा दायित्व छोड़ने पर एंट्री किए, छठा। अब सातवां हमारा जो है वह है कि जब ऋण पत्रधारियों द्वारा दायित्वों को पुनर्निर्माण के लिए छोड़ दिया जाता है तब। तो इसके लिए हमारी एंट्री होगी कि डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस राशि से तो जो सैक्रिफाइस वाली राशि, सैक्रिफाइस अमाउंट से जो है हम यह एंट्री करेंगे, जितनी सैक्रिफाइस जितना किया होगा अंशधारियों ने उस अमाउंट से। हमारी आठवीं एंट्री है कि दायित्वों और ऋण पत्रों का बढ़ते पर निपटारा, डिस्काउंट पर। तो जब दायित्व या ऋण पत्रों को डिस्काउंट पर हम निपटारा करते हैं, तो इसके लिए हम लायबिलिटी या डिबेंचर या क्रेडिटर जो भी दायित्व रहेगा उसको हम डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा उससे, जितना डिस्काउंट होगा उससे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद नौवां हमारा एंट्री होगा कि एक वर्ग के दायित्व का दूसरे वर्ग के दायित्वों में परिवर्तन, अर्थात और रक्षित लेनदारों का रक्षित ऋण पत्रों में कुछ कम मूल्य पर परिवर्तन। अगर इस तरह की बात होती है तो इसके लिए होता है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और टू सिक्योर्ड डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे और फिर रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करेंगे। अर्थात हमारी एंट्री होगी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट BR टू सिक्योर्ड डिबेंचर अकाउंट और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। हमारी 10वीं एंट्री होगी कि जब पुनर्निर्माण के व्ययों का भुगतान किया जाता है, माने रिकंस्ट्रक्शन पर जो खर्च होते हैं उसका भुगतान करने पर एंट्री होगी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसमें दफा पहला जो एंट्री होगा। और दूसरी एंट्री है कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड का योग करके, अब 11वां में करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड का योग अब करेंगे। अब हम बनाएंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और दोनों का हम योग देखेंगे तो स्वाभाविक है कि दोनों के योग में अंतर होगा। या तो रिकंस्ट्रक्शन पर कुछ लाभ होगा, खासतौर क्रेडिट साइड अधिक होगा, या डेबिट साइड अधिक होगा। तो उस कंडीशन में 11वीं हमारी जो एंट्री होगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड का योग उसके डेबिट साइड अर्थात उसके अपलिखित की जाने वाली हानियों की राशि से अधिक है, तो इसे कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब इसे कैपिटल रिजर्व मानेंगे। अगर क्रेडिट साइड का योग, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से अधिक होगा, तो यह जो है अपलिखित की जाने वाली जो राशि है उसकी हानि जो होती है अधिक है, तो ऐसी स्थिति में इसे कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित करते हैं, अर्थात कैपिटल रिजर्व हम मानेंगे। तो इसके लिए हमारी एंट्री होगी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट BR टू रिजर्व अकाउंट।
या इसको हम कैपिटल रिजर्व करते हैं। क्योंकि यह लॉन्ग टर्म का है तो इसलिए तो हमारी एंट्री है कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हमारी 12वीं एंट्री होगी कि यदि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड का योग उसके डेबिट साइड के योग से कम है, अधिक पर तो हमने वो एंट्री किया और उसको कैपिटल रिजर्व माना, लेकिन अगर इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड का योग इसके डेबिट साइड के योग से कम है तो बैलेंस शीट में उपलब्ध प्रोविजन या रिजर्व का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए किया जाए। अर्थात पहले से जो प्रोविजन किए गए होंगे या जो रिजर्व किए गए होंगे उनसे जो है इसको एडजस्ट करेंगे और उसके लिए हमारी एंट्री होगी कि प्रोविजन अकाउंट दियर या रिजर्व अकाउंट दियर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो यह हमारी एंट्री है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है या कैपिटल, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि या तो उसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि पूंजी में कमी करके रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो इसके लिए अर्थात कंपनी के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से पुनर्निर्माण खाता या पूंजी कमी खाता यानी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोला जाता है। इस खाते में कंपनी के सभी पक्षों जैसे अंशधारी, ऋण पत्रधारी, लेनदार इत्यादि के द्वारा त्यागी गई राशियों को क्रेडिट किया जाता है तथा डेबिट पक्ष में एकत्रित व्यापारिक हानियों, बनावटी संपत्तियों, संपत्ति के मूल्य में कमी या संपत्तियों के अधिमूल्यांकनों आदि को दिखाया जाता है। इस प्रकार बैलेंस शीट में विद्यमान व्यापारिक हानियों, बनावटी संपत्तियों के खाते अपलिखित हो जाते हैं और पुनर्निर्माण खाता भी बंद हो जाता है। तो यह तो हो गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे इसका एक प्रोफार्मा कि किस प्रकार रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनता है, अर्थात इसका स्पेसिमेन हम देखेंगे। जैसा कि सभी अकाउंट में होता है कि उसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इसमें भी वैसे ही हम दो पक्ष, एक डेबिट पक्ष साइड हो गया और दूसरा हमारा क्रेडिट साइड हो गया। हम अब हम स्पेसिमेन बना रहे हैं, तो स्पेसिमेन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड का अलग अलग लिखा जाता है। तो इसमें हमारा इसके हम बाएं पक्ष की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ हम देखें तो इसमें शब्द का प्रयोग किया जाता है और दाहिने पक्ष में बाई का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही इसमें भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में भी किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात जो रिटेन ऑफ किया गया होगा उसे लिखेंगे। इसके बाद टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी हमने जनरल कर दिया है और उसी की सहायता से लेजर बनता है, वैसे ही हम लेजर बना रहे हैं। तो उस जितना रहेगी, जो राशि रहेगी गुडविल की, उस राशि को लिखेंगे जो रिटर्न ऑफ हुई होगी। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, फिर डिस्काउंट ऑन शेयर या डिबेंचर जो भी रहेंगे उस पर जो डिस्काउंट दिया गया होगा उसको लिखेंगे।
उसके बाद एसेट्स जो डिक्रीज इन वैल्यू, जो उसका डिक्रीज वैल्यू होगा, जो कम हो गया होगा, उसको हम फिर लिखेंगे एसेट्स। तो इंडिविजुअली सभी एसेट्स को अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद या सबको एक साथ जोड़ के भी लिखा जा सकता है, इनर कॉलम में जोड़ करके और आउटर कॉलम में। उसके बाद अगर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी का कुछ पेमेंट हुआ होगा तो उसके लिए हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री हुई होगी, जैसा कि हम लोग पीछे देखे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट दिया टू बैंक के सामने पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ टू बैंक। इसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस का जो हम भुगतान किए हैं, उस भुगतान के लिए फिर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद सबसे लास्ट में, तो इसके पहले हम लोग क्रेडिट साइड की चर्चा कर लें, तब हम लोग करेंगे, देखेंगे कि कौन सा साइड अधिक होता है। अगर हमारा क्रेडिट साइड अधिक है तो फिर डेबिट साइड में हमारा हो जाएगा कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वह। अब हम आ जाएं क्रेडिट साइड की तरफ, तो इसमें बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, अर्थात किस अमाउंट ऑफ रिडक्शन, जो रिडक्शन हुआ होगा उस रिडक्शन के अमाउंट को हम लिखेंगे बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर डिबेंचर में कुछ रिडक्शन हुआ होगा तो बाय डिबेंचर अकाउंट। तो जो क्रेडिटर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि संस्था के लिए यह एक तरह से लाभ है। जिसमें चाहे डिबेंचर का रिडक्शन हुआ हो, चाहे शेयर कैपिटल का रिडक्शन हुआ हो, चाहे क्रेडिटर्स का रिडक्शन हुआ हो, तो हम बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। इसके बाद हम लिखेंगे बाय एसेट्स अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का मूल्य बढ़ गया होगा, अधिक होगा, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एसेट्स। और जैसा कि हमने देखा पहले कि यदि कम हो गया होगा तो डेबिट साइड में हम टू एसेट्स लिखते हैं। और इसके बाद लास्ट में बाय बैंक अकाउंट, अर्थात सेल प्रोसीड्स ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा और उससे कुछ प्राप्त हुआ होगा तो वैसी स्थिति में हम उसको लिखेंगे। तो यह तो हो गया हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। छात्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, अर्थात जब किसी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उसका बैलेंस शीट कैसे हम बनाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारा हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। इसमें कुछ बातों पर हमें ध्यान देना है। तो कंपनी के पुनर्निर्माण के पश्चात शिक्षा तैयार करते समय हम निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेंगे या करते हैं। पहला, यदि न्यायालय का आदेश हो तो कंपनी के नाम के साथ निर्धारित वर्षों तक एंड रिड्यूस्ड शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आदेश हो तो, कोर्ट का आदेश हो, तब ऐसी स्थिति आती है, हम एंड रिड्यूस्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। अन्यथा यदि नहीं आदेश हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमारा दूसरा
ध्यान देने जो तथ्य है कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी कम करके दिखाएंगे, अर्थात हम पूंजी को कम करेंगे। और तीसरा है कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ख्याति, कृत्रिम या काल्पनिक संपत्तियों, लाभ हानि विवरण के डेबिट बैलेंस को जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से अपलिखित किए जा चुके हैं, नहीं दिखाया जाता है। अब अर्थात जो रिटेन ऑफ कर दिया गया उसको हम, उसके डेबिट बैलेंस को हम नहीं दिखाते हैं। चौथा तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यदि कुछ संपत्तियों को ह्रासित किया गया हो, अर्थात डिप्रिसिएट किया गया हो, तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ऐसी संपत्तियों को ह्रास की रकम घटाकर दिखाया जाना चाहिए। अर्थात अगर किसी संपत्ति को ह्रासित किया गया हो तो उस ह्रास की रकम को घटा करके, वहां ह्रास नहीं घटाएंगे, संपत्ति बैलेंस शीट नहीं घटाएंगे, बल्कि घटा करके ही हम उसको, उस अमाउंट को वहां रखेंगे, उस संपत्ति का जो भी मूल्य लगाया गया होगा। पांचवा, यदि कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के शेष को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया गया हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व दिखाया जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल रिजर्व जो है एक तरह से लायबिलिटी ही माना जाता है, तो अगर ऐसा हुआ हो, उसका जो शेष हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, तो उसे हम जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो यह तो हो गया बैलेंस शीट बनाते समय जिन बातों पर ध्यान देना है हमें, वह हो गया, अर्थात हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अब चूंकि विद्यार्थी के रूप में हमें सिर्फ बैलेंस शीट, अगर कंपनी, हम किसी कंपनी में हैं तो वहां तो हमें बैलेंस शीट बनाना होता है, लेकिन विद्यार्थी के रूप में हमें परीक्षाएं देनी होती हैं, तो वैसी स्थिति में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। अब हम विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, विद्यार्थी के रूप में बात करें, अब तक तो हम जानकारी के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे थे, अब विद्यार्थी बन करके तो इसमें थोड़ा सा कुछ ध्यान देने योग्य बात है, उसको, उसकी चर्चा हम लोग कर लें कि मान लीजिए यदि प्रश्न में चिट्ठा नहीं दिया गया है, पहले से बैलेंस शीट नहीं दिया गया है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यदि बैलेंस शीट न दिया गया हो हम प्रश्न में, तो प्रश्न हल करने के पूर्व चिट्ठा बना लेना चाहिए। बैलेंस शीट आप अपने से बना लीजिए, क्योंकि सारे रिकॉर्ड बाकी दिए रहेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनाया हुआ रहेगा। तो वैसी स्थिति में हमें सबसे प्रथम जो काम करना है वह है कि हम बैलेंस शीट बना लें। दिए गए तथ्यों, माने लायबिलिटीज या एसेट्स जो हैं, या किस तरह से उसको रिटेन ऑफ किया गया, किस तरह उसमें रिडक्शन हुआ, उन सारी परिस्थितियों के बाद जो हम एक बैलेंस शीट बना लें। और यदि चिट्ठे के दायित्व पक्ष का योग संपत्ति पक्ष के योग से अधिक है, मान लीजिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और हमारा लायबिलिटी साइड एसेट साइड से अधिक आ जाता है, तो अंतर की राशि को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही माना जाता है इसको, अर्थात उसको हम संचित हानि, वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अर्थात संचित हानि माने रिजर्व लॉस माना जाता है। तो यही ध्यान देने योग्य तथ्य है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने यह देखा कि अगर हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, हमें कैसे जर्नल एंट्री करनी चाहिए,
और किस तरह से हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना चाहिए या बैलेंस शीट बनाने के पूर्व हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए। तो अब आगे की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और तब हम समझते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह यह समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ थियरी से काम नहीं चलेगा, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करने होंगे। और इस तरह से आज का यह चैप्टर समाप्त हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के आपको हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जर्नल एंट्री बनाई जाएगी, किस तरह से बाकी सारे जो है अकाउंट्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और तब हम लोगों को सही ढंग से समझ में आएगा। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, यदि इसमें आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े, अपना जो भी आप कंफ्यूजन है वह कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें कमेंट करें और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को, आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करूं, आपको प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।